गुड इवनिंग सभी को। सेवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, इस बार आप नौकरी ले लेंगे। आज हम एसएससी जीटी के टारगेट बैच के डे 13 में हैं। उम्मीद है आपने डे 12 का यानी कल का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। हमने मुगल साम्राज्य पढ़ लिया है। हम मुगल के बाद स्वतंत्र होने वाले राज्यों में मराठा पढ़ चुके हैं। कुछ और राज्य हैं जो जब मुगल परवर्ती मुगल कमजोर हो रहे थे तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। आज हम उसे देखेंगे। ये चैप्टर आपके लूसेंट में दिया हुआ है या अकाउंट फॉलो कर रहे हैं तो दिया हुआ, आप उसे अच्छे से देख लेंगे। तो हमको देखना क्या क्या है टारगेट बेस में, ये हम आज देख लेते हैं। देखिए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्यों में पहले स्थान पर है अवध। आपको पता है कि अवध में सआदत खान को ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया था। उसी प्रकार हैदराबाद में चिनकिरीज खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। रुहेलखंड में दो लोग, वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया। बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और खुद को वहां का नवाब घोषित किया। कर्नाटक में सादतुल्ला खान ने खुद को स्वतंत्र घोषित किया और भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह ने। आपको पता है कि जब मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र घोषित हुआ उसके बाद हम देखते हैं जब भविष्य में कि यूरोपियों का बंगाल के नवाब के साथ एक अलग युद्ध होता है और जब अंग्रेजों का भारत पर कब्जा होता है तो वहाँ से उनके भारतीय सल्तनत की शुरुआत या स्थायित्व माना जाता है। और बंगाल में हमें पलासी का युद्ध देखने मिलता है। ये सब चीज़ें जब उत्तर मुगलकालीन घटनाक्रम के बीच बंगाल स्वतंत्र हुआ उसके बाद की घटित हुई थी। उसके बाद हम आज देखेंगे, यहाँ से देखिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री प्रारंभ हो गया है। यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है। मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट है, नोट कर लीजिए। आपका एंशिएंट भी समाप्त हो चुका है, मीडिएटल और मीडिएवल ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। आज से मॉडर्न स्टार्ट है। मॉडर्न में आपको पता है कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारत में यूरोपियों का आक्रमण या यहाँ कहीं पर आगमन भी हुआ, दिया हुआ रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको पता है कि भारत में सबसे पहले यूरोपियों में पुर्तगाल आया। एक सवाल बहुत फेमस है, आपको पता होगा, 10th के बुक में भी दिया हुआ है, 9 के बुक में भी दिया हुआ है, दोनों बुक में दिया हुआ है कि भारत की खोज किसने की। असल में वो भारत की खोज नहीं, भारतीय मार्ग की खोज है। जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया तो स्थल मार्ग अवरुद्ध हो गया। और चूंकि भारत में मसालों के लिए भारत फेमस है तो मसालों के लिए यूरोपियन देशों ने एक मुहिम शुरू की जिसके द्वारा ईस्ट के क्षेत्रों को यानी पूर्वी क्षेत्रों को ढूंढा जाने लगा। जिसमें जब कोलंबस पूर्वी क्षेत्र को ढूंढने के लिए निकला तो 1492 ईस्वी में उसने अमेरिका की खोज कर दी। उसका डिटेल में अध्ययन अमेरिको वेस्पुची ने किया जिसके नाम पर उसका नाम अमेरिका पड़ा। उसी प्रकार बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की और आगे बढ़े, जिसे उत्तमाशा अंतरद्वीप के नाम से भी जाना जाता। क्योंकि उत्तमाशा अंतरद्वीप का खोज हो चुका था तो यूरोप के लोगों के बाद पुर्तगाल ने 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। आपको पता है कि उस समय केरल के सम्राट जमोरिन ने उसका स्वागत किया था और एनसीईआरटी में 60 गुना और एससीईआरटी में 27 गुना प्रॉफिट बताया जाता है वास्को डी गामा का भारत से व्यापार के बाद। तो जब भारत से उसका इतना व्यापार हुआ तो वहीं पर पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कहा जाता है 1498 ईस्वी। उसके बाद भारत में अंग्रेज आए 1600 ईस्वी में। अंग्रेज आए थोड़े से बाद, पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। वो लगभग 8 के आसपास में भारत में आए, 1608 के आसपास में भारत में आए। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई और स्वीडिश की 1771 में। इस प्रकार सारे देश भारत या ईस्ट पर कैप्चर करने के लिए
कूद गए और जो कि साम्राज्यवाद के विस्तार का कारण बना और जिसके कारण इन लोगों में आपसी युद्ध भी कारक बने। और आपको पता है कि जो बाद में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में परिणित हुआ, क्योंकि साम्राज्यवाद एक महत्वपूर्ण आकांक्षा बन चुकी थी और लोगों ने हौल मचा दी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा देश कैप्चर करना है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन मिल सके और उस संसाधनों के लिए बाजार भी उपलब्ध हो सके। तो यहाँ हम देखेंगे, आपका क्वेश्चन आता है कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी 1600 ईस्वी में, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश 1771 ईस्वी में। एक इम्पोर्टेंट सवाल इसमें आता है कि जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उसमें भारतीय सम्राट कौन था? भारतीय सम्राट कौन था? जिसमें कुछ लोग गलत कर देते हैं और जहांगीर को आंसर मान लेते हैं। नहीं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय शासक अकबर था और जब उसके प्रतिनिधि भारत आए, टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस, उस समय वो औरंगजेब के शासनकाल में भारत आए, औरंगजेब से व्यापार के लिए संपर्क किया। आपको पता है कि टॉमस रो दरबार में आया था औरंगजेब के, फिर कैप्टन हॉकिंस आए थे दरबार में। तो ये सारे डिटेल हम आपके बुक में दिया हुआ है, देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आज हम पॉलिटी में देखेंगे, आपने संवैधानिक विकास देख चुका है, अब संविधान के हम प्रमुख घटक देखेंगे कि संविधान जो विकास किया गया, जो बनाया गया, उसके प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है, भाग 22 है, जिसे हम आगे देखेंगे कि 22 भाग है, 12 अनुसूची है। तो इस प्रकार हम देखेंगे। तो अनुसूचियों के लिस्ट में आप देखिए, ये पूछना नहीं है लेकिन फिर भी आप देख लेंगे, बुक में दिया हुआ है कि पहली अनुसूची में राज्य एवं उसके घटक क्षेत्र हैं, ये एक क्वेश्चन आता है। दूसरे में उसके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह आदियों की चर्चा है। तीसरे में उनके शपथ की चर्चा है। चौथे में प्रतिनिधि का वर्णन है। तो आप समझिए ये सवाल ज्यादातर आता नहीं है। एक सवाल ये आता है कि भारतीय राज्य क्षेत्र का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1, अनुच्छेद भी 1 है, ये आप ध्यान देंगे। एक सवाल आता है कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा है, ये एक आता है। एक आता है दल बदल संबंधी कानून किस अनुसूची में है, और एक आता है पंचायती राज किस अनुसूची में है। ये 4 आपको याद रखना। पहला, भारतीय राज्य के घटक, भारतीय साम्राज्य के राज्यकालीन घटक। दूसरा भाग अनुसूची 1 में। दूसरा अनुसूची 8 में 22 भाषाएं। 10वां में दल बदल कानून और 11वां में पंचायती राज। उसके बाद आपको देखना है कि किस प्रकार देशी रियासतों का विलय हुआ। और जब देशी रियासतों के विलय का बात करते हैं तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अहम भूमिका थी, आपको पता है। इसमें जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को कैसे मिलाया गया, कश्मीर को कैसे मिलाया गया, जैसे कश्मीर को संधि पत्र के द्वारा, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया, हैदराबाद को जनमत संग्रह के द्वारा, ये सारे डिटेल आपको दिए हो। ये क्वेश्चन आता है कि जूनागढ़ को भारतीय संघ में किस प्रकार मिलाया गया, हैदराबाद को भारतीय संघ में किस प्रकार मिलाया गया, या फिर जम्मू कश्मीर को भारत में किस प्रकार मिलाया गया, ये आप देख लेंगे। आपके बुक में अच्छी जानकारी दी हुई है। उसके बाद हम देखेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी इसे हम देखते हैं कि भारत का संघ का निर्माण किस तरीके से होगा। इसमें 3 अनुच्छेद, ये जो 1 2 3 है, ये तीनों अनुच्छेद हैं। ये अनुच्छेद हैं, हम इसे डिटेल से देखेंगे कि अनुच्छेद 1 में यह चर्चा की गई है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में है कि भारत नए राज्यों को बना सकेगा, प्रवेश करा सकेगा, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगा। और अनुच्छेद 3 में जोड़ा गया कि उनके नामों में भी परिवर्तन किया जाएगा, जिस प्रकार उड़ीसा आज ओडिशा बन चुका है। तो देखा कि भारत राज्यों का संघ होगा किस क्षेत्र में वर्णित है, तो अनुच्छेद 1 में। इसी पर तो आज हम करंट अफेयर्स में देखेंगे जून का बचा हुआ आधा भाग और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 551 से लेकर के 600 तक। और हमारा ऑलमोस्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी खत्म होने वाला है। 800 के आसपास वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। 4 से 5 दिन में हम उसे खत्म कर लेंगे और 4 से 5 दिन में हमारा मंथ वाइज जो डेली वाइज करंट अफेयर्स है वो भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम रिवीजन में बढ़ेंगे। आपका सिलेबस ऑन द टाइम चल रहा है, रिवीजन भी प्रॉपर होगा।
बस इसे फॉलो करते रहिए और उसके बाद हम मिलेंगे वर्दी के साथ। और अधिक जानकारी के लिए और अधिक वीडियो देखने के लिए सेवात क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। मैथ और रीजनिंग के लिए सन्नी सर को फॉलो कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।